नमस्कार, मेरा नाम अभय जोशी है। मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2021 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप सभी से अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी लर्निंग्स के बारे में शेयर करना चाहूँगा। मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है। मैंने अपनी बैचलर्स BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है। मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरा करा। उसके बाद फॉर 2 years मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट एक्सेंचर कंसल्टिंग में काम करा है। उसके बाद 2018 में मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसके बाद मेरी UPSC की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2018-19 में जनरल स्टडीज़ के लिए राजेंद्र नगर से कोचिंग स्टार्ट करी और इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल मैंने डिसाइड करा था, तो उसके लिए मैंने एंटायरली सेल्फ स्टडी करा है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के 2 पेपर्स में मेरा अभी तक का फोकस रहा है। ये मेरा सिविल सर्विसेज का अभी करेंटली 3rd अटेम्प्ट है और मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के 2 फोकस्ड अटेम्प्ट दिए हैं। ये 2nd अटेम्प्ट में मेरे ही फर्स्ट रैंक आई है। इससे पहले मेरे पास इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। इस सारे प्रोसेस में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ स्ट्रेटेजाइज करके चेंज करा है अपनी प्रिपरेशन में, जो कि आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एंटायर सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया जाता है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 6 पेपर्स आते हैं। 4 पेपर्स 200 मार्क्स ईच के इकोनॉमिक्स के होते हैं और एक पेपर जनरल इंग्लिश और एक पेपर जनरल स्टडीज़ का 100 मार्क्स ईच का होता है, जो कि टोटल 1000 मार्क्स का मेंस का टोटल होता है। और इसके बाद सेकेंड प्रोसेस में 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पे फाइनल रैंक डिसाइड होती है। पहले हम इकोनॉमिक्स के पेपर्स की अगर बात करें तो हमारा पेपर 1 का पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। और सेकेंड पार्ट होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें कि इकोनोमेट्रिक्स और सम स्मॉलर टॉपिक्स आर देयर, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल और लॉरेंस कर्व के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इनके सोर्सेज के लिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एंटायरली HL आहूजा पे रिलाई करा था। ये काफ़ी मोटी और वॉल्यूमिनस बुक है और रिपीटेटिव भी काफ़ी है इसमें, बट ये हमारे सिलेबस का सब कुछ एंटायरली कवर कर लेती है और इसमें टॉपिक्स सारे पास्ट ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से कवर करने के बाद इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती सफिशिएंट कवरेज प्रोवाइड करा था और बाकी जो स्मॉलर टॉपिक्स हैं, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके लिए इंटरनेट में काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया जा सकता है। पेपर 2 का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड। फिर इसके अराउंड स्मॉलर टॉपिक्स हैं थोड़े, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स और एट्सेट्रा में रिवॉल्व करते हैं। फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने HL आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को रेफ़र करा था। अगेन ये थोड़ी सी वॉल्यूमिनस है और लेकिन इसने सारा एंटायर कोर्स मेरा कवर कर लिया था। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ML जिंगम को रेफ़र करा था। इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है और इसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स के नोट्स को कंपाइल कर लिया था, जिससे कि मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट नोट्स बना लिए थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सैल्वाटोर इज़ मोर देन इनफ, इट कवर्स एवरीथिंग और उससे सारा इंटरनेशनल ट्रेड का कवर हो जाता है। जो स्मॉलर टॉपिक्स हैं लाइक मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अदर्स, ये इंटरनेट के थ्रू रिसर्च करके आप कवर कर सकते हैं इन क्विक टाइम। पेपर 3 सबसे छोटा कोर्स है,
सबसे छोटा, और आई थिंक इसको मैंने सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करा था, बट ये काफ़ी छोटा कोर्स और सबसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। पेपर 3 में देर आर ओनली 4 टॉपिक्स रिवॉल्विंग अराउंड पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए मैंने मसग्रेव एंड मसग्रेव को रेफ़र करा था, और इसके जो रिमेनिंग स्मॉलर टॉपिक्स हैं वो एम एल जिंगम में कवर्ड हैं। प्लानिंग के लिए एम एल जिंगम का लास्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है प्लानिंग के सारे टॉपिक्स को। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स को मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके करा था, इसके लिए मेरे पास कोई सफिशिएंट नोट्स नहीं थे या सोर्सेज नहीं थे, बट मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को यूज़ करके उन टॉपिक्स के अराउंड नोट्स बनाए थे। पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स है, और ये इस इकोनॉमिक्स कोर्स का सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है। इसमें बेसिक्स के लिए मैंने उमा कपिला बुक को रेफ़र करा था। हाउएवर इसके क्वेश्चंस डायनामिक होते हैं, जो कि करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के पे बेस्ड होते हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स को रेफ़र करा था, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स और इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर्स के बेसिस पे इस कोर्स की प्रिपरेशन करी थी। इन 4 इकोनॉमिक्स कोर्स के बाद 100 मार्क्स के 2 पेपर और होते हैं, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ हैं। जनरल इंग्लिश इज़ रिलेटिवली स्मॉलर, उसमें एक 30 मार्क्स का ऐसे है, 30 मार्क्स का प्रीसी राइटिंग है, और 10 मार्क्स का पैसेज है, और 30 मार्क्स की ग्रामर है, जिसके लिए ग्रामर को हम बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेसिस पे रेफ़र कर सकते हैं। उनसे इजीली ये ग्रामर वाला पोर्शन कवर होता है। प्रीसी राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस पे अच्छे नंबर स्कोर करे जा सकते हैं, और एसेस के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके प्रिपरेशन ईज़िली हो जाती है। जनरल इंग्लिश का कोर्स ईज़िली 2-3 डेज़ में कवर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए कोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और पॉलिटी, जिसमें इकॉनमी एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हम बाकी 4 पेपर्स में ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स का कोर्स काफ़ी अनडिफाइंड और अनस्ट्रक्चर्ड है, जो कि अभी करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही डिटरमाइन होते हैं। ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स के बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन हम अपने टाइम और अपनी नॉलेज के हिसाब से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि दिस इज़ अ 100 मार्क्स पेपर, और इसमें स्कोर काफ़ी एवरेज आता है। तो ये 6 पेपर्स की प्रिपरेशन है। इसमें आई थिंक मैंने जो मिस्टेक्स करी थी, मेरे साथ मैं सिविल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर रहा था, बट इनिशियल 2 इयर्स में मेरा फोकस सिविल सर्विसेज पे था, और मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को बैलेंस आउट नहीं कर पाया। तो आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कि मैं एक फाइन बैलेंस नहीं ढूंढ पाया इन दोनों के बीच में। एंड देन सेकेंड वाज कि व्हेन मेरा ऑप्शनल लास्ट ईयर प्रिपेयर हो गया था, वो सिविल सर्विसेज के कोर्स के अराउंड प्रिपेयर हुआ था। मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स के अराउंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स के अराउंड प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। और थर्ड मिस्टेक ये थी कि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के पास्ट ईयर्स को नहीं रेफ़र करा था बिफोर अटेम्प्टिंग माय पेपर। तो इन मिस्टेक्स को मैंने अपने इस अटेम्प्ट में अच्छे से और काफ़ी स्ट्रैटेजिकली रेक्टिफाई करा था। इस बार मेरा ऑप्शनल रेडी था, और मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के सिलेबस के मिसिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उन मिसिंग पॉइंट्स पे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, और उसके बाद पास्ट ईयर्स को रेफ़र करके उनको अच्छे से स्टडी करके एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा था, और एक कॉमन थीम जो कि हर ईयर रिपीट होती है उन पे फोकस करा था। तो उसके अराउंड मेरा आई थिंक दैट पेड ऑफ, जिससे कि मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में आने में। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के इकोनॉमिक्स में स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए आई थिंक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कंबाइन करना इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, हार्ड वर्क तो हम
बेसिक कोर्स को कवर करके पूरा करते हैं, जो कि वास्ट सिलेबस है, जिसको कवर करने में काफ़ी हार्डवर्क चाहिए। इतना मैक्रो इकोनॉमिक हमारा मेजर फोकस, हमारा सारा हार्डवर्क मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड के अराउंड रिवॉल्व होता है। बट आई थिंक थोड़ा स्मार्ट वर्क हमें जो स्मॉलर टॉपिक्स हैं और वो स्मॉलर टॉपिक्स पे फोकस करके वो स्मॉलर टॉपिक्स जो कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, उन पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे एवरेज स्कोर को एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम का स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो जैसे कि फॉर लाइक दिस स्मार्ट वर्क कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इकोनॉमिक्स पेपर। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू लुक एट पेपर 1, तो फिर पेपर 1 में मैथमेटिकल नोट उसका, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव नोट उसका काफ़ी बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। उसमें न्यूमेरिकल्स, उसमें मेट्रिसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई थिंक गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट जो एग्ज़ाम में फेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। वो ही मैंने करा कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स, लियोंटिफ की मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशंस और उनके निटिग्रिटीज़, उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा। लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो दिस इज़ लाइक फ्री गिफ्ट, यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स वो उसमें से उस क्वेश्चन में। तो that needs practicing a lot of graphs and practicing a lot of equations and getting to know what are the tricks. तो अगर हम linear programming और Leontief और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें तो पेपर 1 का स्कोर एवरेज से आउटस्टैंडिंग की तरफ बढ़ सकता है। सो फ्रॉम 40% जो कि एवरेज स्कोर है, यू कैन टेक इट टू 60% एंड बियॉन्ड, विच इज़ वेरी गुड स्कोर फॉर गेटिंग अ गुड रैंक। इसी तरह से पेपर 2 में, पेपर 2 इज़ हाई ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। तो फिर पेपर 2 के लिए आई थिंक repetitively studying many times, repeating different development के models, macroeconomics के models, उनको बार बार पढ़ के you gain more knowledge, and that more knowledge with practice will be reflected in the answers. तो फिर with repeated studying, repeated revisions, macroeconomics और development economics and international trade के models को काफ़ी उन पे knowledge gain करके हम उन पे अच्छे answers लिख सकते हैं। आई थिंक पेपर 2, फिर पेपर 2 में इकोनॉमिक थॉट्स पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, पेपर 2 में फाइनेंशियल मार्केट्स में एक क्वेश्चन हमेशा होता है। तो फिर वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स जो कि हमेशा रहते हैं पेपर 2 में, कुछ थीम्स जो कि हमेशा रहती हैं, एंड दोज आर द थीम्स दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स व्हेन यू कैन राइट गुड आंसर्स ऑन देम। तो यही मेरा इस बार का फोकस था कि मैं पेपर 2 के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनके बारे में अच्छे पॉइंट्स और मतलब बेटर मोर देन जेनरिक पॉइंट्स आई कैन राइट ऑन देम, तो दैट गिव्स यू एन एज। उसमें पेपर 2 का इस तरह से मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली पेपर 3 का कोर्स बहुत स्मॉल है और हम लोग सारा फोकस पेपर 1, 2 और 4 पे रखते हैं। पेपर 3 this way I feel is a very neglected paper, but paper 3 is very important because first of all उसका weightage equal है, second इसका syllabus बहुत छोटा है। पेपर 3 के जो small topics हैं, every topic can be covered very easily। ML जिंगम में जो कि topics difficult हैं, जो कि इंटरनेट में easily नहीं मिलते, वो ML जिंगम में काफ़ी अच्छे से मैंने कवर कर लिए थे, और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को पास्ट ईयर्स के थ्रू प्रिपेयर कर लिया था। तो फिर पेपर 3 वॉज मोर देन वेल, आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर पेपर 3, जिससे कि आई फील आई गॉट अ गुड स्कोर पेपर 3 में, जिसने कि मार्क्स को ओवरऑल बूस्ट किया है। रिगार्डिंग पेपर 4 में बेसिक नॉलेज के साथ वी कैन राइट बेसिक आंसर्स, जिससे कि बहुत एवरेज नंबर मिलते हैं। बट व्हेन वी सप्लीमेंट दोज आंसर्स विद फैक्ट्स, वी सप्लीमेंट विद दोज विद रिसर्च पेपर्स। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन हमेशा होता है। तो इनइक्वालिटी पे फेमस ऑथर्स लाइक पिकेटी और
इनकी अगर हम रिसर्च पेपर्स को कोट करके फैक्ट्स देते हैं या इनके एनालिसिस को ऐड करते हैं, तो दैट गिव्स value to your answers, that adds value to your answer, which helps in scoring extra marks. Similarly, economic survey के themes, economic survey के recommendations हमेशा पेपर 4 या फिर बाकी पेपर्स में भी वैल्यू को ऐड करते हैं. तो पेपर 4 इज़ मोर अबाउट करंट टॉपिक्स को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन यूजिंग योर इकोनॉमिक थ्योरी. तो इस अराउंड इसके बेसिस पे हम पेपर 4 का स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से इकोनॉमिक्स के स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है. अब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज की. मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट फॉर सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के 4 पेपर्स के लिए एंटायरली सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करी थी. मैंने बहुत सारे डाइवर्स मटेरियल को रेफर करा था जिसके डिटेल्स मैंने पहले दिया हुआ है. अभी मैं आपसे आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा. तो पहले आते हैं टेस्ट सीरीज पे. मैंने इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली. मैंने सबसे पहले अपना फोकस इस अटेम्प्ट में मैंने अपना सारा फोकस पास 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे डाला और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा. मैंने सारे पेपर 1 to पेपर 4 सारे पेपर्स का 5 years के क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़े और उनसे बेसिक थीम्स को स्टडी करा कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस कितना रहता है. इससे मैंने एक सेल्फ एक एनालिसिस करा था कि किस टॉपिक पे मुझे कितना फोकस करना है और कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता है, कौन सा टॉपिक कितना डिफिकल्ट है और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. तो फिर इस बेसिस पे मैंने अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करा और इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आप अपने पास्ट ईयर्स के साथ प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि पास्ट ईयर टेस्ट सीरीज आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना पास्ट ईयर्स हेल्प करेंगे. अगर आपके पास्ट ईयर्स पूरे हैं, पास्ट ईयर्स आपने सारे आंसर करे हैं, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज से एडिशनल यूटिलिटी गेन कर सकते हैं. तो मेरे केस में मैं पास्ट ईयर्स के बाद मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाया था. Past years, but again I'll be repeating कि past years are very important because themes are repeated, similar themes are repeated. Inequality के बारे में आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन आएगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन हमेशा आता है, कौन से टॉपिक से आता है और आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इस तरह से मैंने अपना टेस्ट सीरीज नहीं लेके मैंने पास्ट ईयर्स पे फोकस करके आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी. When we come to answer writing is very important क्योंकि for a 10 mark question you only get 7.5 minutes to write answer और आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको टाइम आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है. एक 10 मार्क का क्वेश्चन का टाइम, एक 15 मार्क का क्वेश्चन का टाइम, 18 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और 25 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है. When you know कि आपको कितना टाइम देना है, then you'll realize कि सिचुएशन आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त. तो फिर ये पहला स्टेप है और उसके बाद जान के कि मैं एक 10 मार्क्स की क्वेश्चन को 7 मिनट्स दूंगा तो उस हिसाब से आई कैन ओनली राइट अराउंड 1.5 पेज इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन. तो फिर उस हिसाब से मेरा फॉर्मेटिंग रहता है. तो फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आंसर, जनरल स्टडीज का आंसर हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का आंसर हो. आंसर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू आंसर व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो फिर एक जनरल स्ट्रक्चर होता है. यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद यू कम टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. देन in economics I feel almost every question has a diagram, has a graph or a diagram or a flow chart. Something is there and
दैट इज अ गुड वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर। तो फिर फॉर्मेट में आप, लेकिन आप अगर इफ यू आर आस्क एनीथिंग ऑन ISLM, तो आपका डायग्राम, आपका ग्राफ कहाँ पर होता है ये मैटर करता है। सो इंट्रोडक्शन से पहले कोई ग्राफ नहीं आना चाहिए जनरली। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या थीम है क्वेश्चन का उसको आंसर कर दें, उस थीम को लिख लें, और उसके बाद एक हेडिंग के बाद ही अपने डायग्राम को, अपने ग्राफ को डालें उसमें। और उस ग्राफ में जो आप पॉइंट्स मेंशन करते हैं, आप उस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। योर ग्राफ और योर डायग्राम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आंसर। आपका आंसर जो है और आपका जो ग्राफ है वो दोनों लिंक्ड होने चाहिए, तभी एग्जामिनर कैन सी what you are explaining, he can see what you are explaining. तो formatting this way is important, and then always there should be a conclusion. Conclusion के बिना हम आंसर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि it's a good way to summarize and good for examiner also, easy for examiner कि उसने जो आपने आंसर में करा है उसको आप बता सकते हैं कंक्लूड करके। तो the goal is to make checking your answer easy and comfortable for examiner. At the same time he should know कि आपको ये टॉपिक आता है। This is the objective. तो फिर फॉर्मेटिंग आती है प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है पास्ट ईयर्स को आंसर करके। पास्ट ईयर्स को आंसर करते रहिए। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने लास्ट जो मेरे 2017, 16, 17, 18 के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स थे, उनको मैंने टॉपिक वाइज आंसर करा था। तो दिस वे मैंने आंसर के साथ आंसर और नोट्स को कंबाइन कर दिया था, और उनके थ्रू मैंने एवरी टॉपिक जो उसमें आंसर के लिए जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करा था, और दोनों को कंबाइन कर दिया था, अपने आंसर्स और अपने नोट्स को। तो दिस वे मेरा काफी सिलेबस काफी स्ट्रीमलाइन हो गया था, और नोट्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए थे। और उसके बाद जो लास्ट 2 इयर्स के थे, 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर्स थे, उनको मैंने कोशिश करी कि आई अटेम्प्ट देम इन एक्चुअल एग्जामिनेशन सिमुलेट करके, कि मैं 3 आवर्स में इसको अटेम्प्ट करूंगा। आई विल बी अटेम्प्टिंग ऑल दीज आंसर्स इन 3 आवर्स, एक दिन के 2 पेपर। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक दिन का आई स्टार्टेड विद एक दिन का एक पेपर, देन इवेंचुअली लास्ट में आते आते माई हैबिट वॉज कि मैं एक दिन के 2 बार, मतलब आई कुड राइट देम आफ्टर वन आफ्टर अदर, 2 आवर्स के गैप के बीच में। सो आई कुड सिम्युलेट जो एग्जाम का सिचुएशन होता है। सो दिस वे आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। और इन सब में टाइम मैनेजमेंट, आपका स्टडी आप कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग फोकस रखते हैं कि हमारा सारा अटेंशन पढ़ाई में चला जाए, हम पढ़ते रहें, वी कैन रीड एंड रीड अगेन, बट पढ़ के सब कुछ याद नहीं रहता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट, और वो लिखने का प्रोसेस स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट दैट प्रोसेस। लेकिन एक बार वो लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो फिर मेरा मेमोरी का भी रिटेंशन बढ़ गया था। मुझे रिवीजन की जरूरत कम, और लिख के ज्यादा अच्छे से रिवाइज होता था। तो दैट वेज एक फ्लो बन जाता है आपका, कि यू नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, एंड यू कैन ओनली नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इज विथ प्रैक्टिस। सो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड you can only achieve the perfect format or the optimum format with practice. So keep practicing and do write a lot of answers. That forms the key. And before starting a test series, I would suggest कि आप पहले past years को thoroughly answer कर लें, thoroughly analyze कर लें, और उसके basis पे अपनी preparation और अपनी last 1 month की preparation को guide कर लें, और अपने डेफिशिएंसी एरियाज को आइडेंटिफाई कर ले, और उस हिसाब से उसको अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक पुश दें। मेंस एग्जाम के बाद अगला स्टेप होता है इंटरव्यू। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आता है, जिनको
हमसे पहला स्टेप होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, हमारी एजुकेशनल डिटेल्स, हमारी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी होती है। इसके अलावा हमसे हमारी हॉबीज़, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, हमारी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। इन सब के बेसिस पे इंटरव्यू पैनल को हमारी डिटेल्स इंटरव्यू पैनल के पास जाती हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के 4 फोकस एरियाज़ हैं। इनमें नंबर 1 इज़ जो बेसिक HR क्वेश्चंस होते हैं कि about ourselves, why we want to join the services, what motivates us, what are our weaknesses, हमारी weaknesses क्या हैं, और हमने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ में क्या गेन करा है। ये सब क्वेश्चंस के अराउंड फोकस रहता है। दिस इज़ 1 फोकस एरिया। सेकेंड फोकस एरिया इज़ आर इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में हमसे बेसिक थ्योरीज पूछी जाती हैं। लाइक मेरे से एक क्वेश्चन व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पूछा गया था, विच वाज वेरी बेसिक। फिर उन्होंने उसके एप्लीकेशंस के अराउंड रिवॉल्व करा। तो इकोनॉमिक थ्योरी में आपके बेसिक थ्योरी, आपका कुछ भी बेसिक पूछा जा सकता है इकोनॉमिक थ्योरी में, जो कि हम सिलेबस के अराउंड प्रिपेयर करते हैं। थर्ड एरिया इज़ आर होम स्टेट, जिस पे काफ़ी क्वेश्चनिंग हो सकती है। हमारे स्टेट की पॉलिसीज़, हमारी स्टेट की फिस्कल हेल्थ, और हमारी स्टेट पे व्हाट आर द मेजर फोकस एरियाज़, प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ ऑफ कंसर्न, कुछ भी पूछ सकते हैं। इनके अराउंड, होम स्टेट के अराउंड क्वेश्चनिंग होती है। फोर्थ एरिया इज़ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स बेसिस पे, जो कि जिनमें जनरल स्टडीज़ का कुछ भी पूछ सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स में है। फॉर एग्जांपल मेरे से पोस्ट ऑफिस के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था हमारे पैनल पे। हमारे पैनल में आर्मी के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो दीज आर द एरियाज़ इंटरव्यू में। इन 4 फोकस एरियाज़ का बैलेंस भी हो सकता है। इंटरव्यू किसी एक एरिया पे टिल्ट हो सकता है। इंटरव्यू इज़ वेरी डायनेमिक। उसमें आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस पे डिस्कशन, इट्स अ फ्रैंक डिस्कशन। तो उसमें कॉन्वर्सेशन किसी भी एरिया में जा सकती है। तो यू हैव टू बी prepared for like any line of questioning, and you have to mind what you are saying. आप अगर financial inclusion पे कुछ बोल देंगे तो it's likely that some panel member can refer to it and ask questions on that. If you like refer to yoga, तो योगा पे भी जा सकते हैं। तो whatever words you say that can be used for further discussion. तो इंटरव्यू इस हिसाब से होता है। मेरा इंटरव्यू सेकंड सेशन में था, सेकंड डे के सेकंड सेशन में। मेरे से सबसे पहले जैसे ही मैंने एंटर करा, मेरे से चेयरमैन थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अभय, वी आर गोइंग टू हैव अ फ्रैंक कॉन्वर्सेशन, सो वी विल हैव अ गुड 30 minutes कॉन्वर्सेशन एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में ही एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे से कि ही आस्क्ड मी कि शुड वी आस्क यू इजी क्वेश्चंस और शुड वी आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो वो उन्होंने एकदम एंटर करते ही सबसे पहला सवाल मेरे से यही पूछा। तो मैंने उसमें जवाब दिया था कि वी शुड हैव अ मिक्स ऑफ बोथ विच शुड बी ऑप्टिमम। तो उन्होंने हंस के मेरे से बोला हाँ लेट्स स्टार्ट। तो फिर मेरा इंटरव्यू एक सेट फॉर्मेट के बेसिस में स्टार्ट नहीं हुआ कि अब है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर अपने बारे में बताओ, नहीं। तो चेयरमैन सर स्टार्टेड रीडिंग माय डैफ, सो ही गेव माय इंट्रोडक्शन टू द पैनल। सो ही वाज लाइक ही हैड पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट मी। तो उन्होंने पॉजिटिव थिंग्स बोल के बोला और फिर से मेरे से एक क्वेश्चन पोज करा कि अबे we have heard a lot of good things about you, so tell us something negative about yourself. तो वहां पर को इससे मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तो उसमें मैंने अपने what I think is something negative or something drawback in me वो मैंने बताया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू वहां से स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे से मेरे कॉलेज टाइम्स के बारे में पूछा, मेरे से मेरे प्रेसिडेंटशिप के टेन्योर के बारे में पूछा, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रेसिडेंट का टेन्योर था, उसके बारे में पूछा। और फिर हमारे कॉलेज के बारे में बात हुई। उसके बाद
उसके बाद उन्होंने वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे आए थे, उन्होंने मेरे से वर्क एक्सपीरियंस पे डिस्कस करा। इस तरह से मेरे जो चेयरमैन थे पैनल के, उन्होंने 10 मिनट्स अराउंड मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने जो सर्विस मेंबर थी उनको क्वेश्चनिंग के लिए पूछा। तो सर्विस मेंबर के साथ मेरा क्वेश्चनिंग एंटायरली थियोरेटिकल था कि इकोनॉमिक थ्योरी। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो जब मैंने उनको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, तो उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में फोकस करने का सोचा, उन्होंने फोकस करने का बोला और उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे मेरे से क्वेश्चनिंग करी। तो सर्विस मेंबर का जो एंटायर राउंड था वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में रहा। इसी बीच में उसके बाद जो अनदर मेंबर थी, आई थिंक वो ब्यूरोक्रेट थी, तो वो हम में से प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछी थी। और फिर हमारा डिस्कशन फाइनेंशियल इंक्लूजन पे रहा था जो ब्यूरोक्रेट मैम थी उनके साथ। तो उसमें हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करी। उन्होंने मेरे से इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे से एक गेस्टिमेट भी पूछा कि इंडिया में कितने पोस्ट ऑफिसेज हैं और कितने पोस्टमैन हैं, बट उन्होंने बोला था कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर, और उन्होंने खुद से इसको आंसर करा था। तो काफ़ी फ्रेंडली पैनल था। उसके बाद हमारा प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन हुआ और फिर मैम ने एक जो प्रोफेसर थे उनके पास क्वेश्चनिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया। तो फिर जो कॉलेज प्रोफेसर, जो अनदर मेंबर थे, उन्होंने मेरे से एंटायरली थ्योरेटिकल बेसिस पे ही क्वेश्चनिंग करी। उन्होंने मेरे से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे से होम स्टेट के बारे में पूछा। मेरी होम आई बिलोंग टू उत्तराखंड, तो उन्होंने मेरे से उत्तराखंड की इकोनॉमी के बारे में पूछा। फिर हमारा डिस्कशन उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट पे आया, तो उन्होंने मेरे से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, कुछ नॉवल आइडियाज देने के लिए बोला उन्होंने मेरे से। फिर उन्होंने मेरे से आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड से इतने ज्यादा मेंबर्स आर्मी में क्यों हैं। तो जो मेरा लास्ट पैनल मेंबर के साथ इंटरव्यू था वो काफी डाइवर्स सब्जेक्ट्स में रहा, थियोरेटिकल से लेके होम स्टेट तक उसमें बातें हुई। उसके बाद चेयरमैन सर ने वापस से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी एंड उन्होंने फिर आर्मी के बारे में उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन पूछा। एंड एट द एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाई डिडंट आई जॉइन इंडियन आर्मी। सो ये था मेरे इंटरव्यू का एंटायर राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग। आई थिंक माई इवैल्यूएशन इज कि डैफ से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और उसके बाद आप क्या वर्ड्स यूज करते हैं, आप क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने आंसरिंग में, उससे आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड होता है। मैंने एक बार या दो बार हमारे कॉन्वर्सेशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन आया था, तो मेरा कॉन्वर्सेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की साइड गया। तो इंटरव्यू में इट मैटर्स व्हाट कीवर्ड्स यू आर यूजिंग और they check your presence of mind. They can ask you very unsettling questions also, but overall panel आपको comfortable करना चाहता है, वो आपसे comfortably बात करना चाहता है। So interview के process में most important I feel is the confidence और composure। आपको अपना composure maintain करना पड़ता है, आपको अपने टोस पे थिंक करना पड़ता है। एकदम रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको टैकल करना होता है और इसी प्रोसेस में वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। सो एट द एंड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड व्हाट यू कैरी। तो उसी को वो लोग आइडेंटिफाई करके आपको इवेल्युएट करते हैं। मेरी प्रिपरेशन में मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन दोनों को एक साथ करा है। तो इन दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन के बीच में थोड़ा आई हैव फेस्ड डिफ़िकल्टीज़ इसमें एक सर्विसेज को दूसरी सर्विसेज के साथ बैलेंस, मतलब दो प्रिपरेशंस को बैलेंस करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ बिट चैलेंजिंग। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जो भी सिविल एस्पिरेंट्स का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है और वो इकोनॉमिक सर्विसेज को अटेम्प्ट करते हैं, तो दोनों का सिलेबस का मर्ज कॉमन एरिया बहुत ज़्यादा है, बट दोनों के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मेरा फोकस ऑप्शनल सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल्स के सिलेबस पे ज़्यादा था
इस वजह से मेरा इकोनॉमिक सर्विसेज में अटेम्प्ट में प्रीवियस अटेम्प्ट में थोड़ा डिफ़िकल्टी था। बट जब मेरा इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल अच्छे से हॉलिस्टिकली कवर हो गया था तो देन आई फोकस मोर ऑन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लेफ्ट आउट पोर्शंस पे। सो ये बैलेंस अचीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें इसके अराउंड नेविगेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है सिविल सर्विसेज में तो फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आपको एडिशनल स्टडी करनी पड़ती है। इसमें इकोनॉमिक्स सर्विसेज का सिलेबस काफ़ी एडिशनल टॉपिक्स पे फोकस करता है। इकोनॉमिक सर्विसेज की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी डिफरेंट होती है सिविल सर्विसेज से। तो इन एरियाज़ के अराउंड रहता है। जैसे पेपर 1 में इकोनोमेट्रिक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिविल सर्विसेज के सिलेबस में, बट इट फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन इन IES पेपर 1। तो फिर और ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज में नहीं है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में हैं। तो इसके अराउंड मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया था अपना लेटेस्ट अटेम्प्ट, इसमें मैंने इन एरियाज़ पे काफ़ी फोकस करा और इन एरियाज़ के अराउंड इकोनॉमिक सर्विसेज स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्विसेज के जो लेफ्ट आउट पोर्शन है इन पे नोट्स बनाए, इन सिलेबस पॉइंट्स को अच्छे से कवर करा थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज, रिसर्च पेपर्स को यूज़ करा। तो इसके थ्रू मेरे मार्क्स को आई थिंक काफ़ी बूस्ट मिला है इकोनॉमिक सर्विसेज में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज के साथ अगर इकोनॉमिक सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं तो इकोनॉमिक सर्विसेज के सिलेबस को अपने माइंड में फोकस रखिए, अपने माइंड में रखिए। इकोनॉमिक सर्विसेज का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या एडिशनल एरियाज़ आपको इसमें फोकस करना है। तो अभी मैंने आपको अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा बताया। एट द एंड हमारा हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे मैटर्स। आई फील कि दिस इज़ अ मैराथन। आपको एक दिन बहुत तेज़ नहीं दौड़ना है, आपको डेली एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना है, आपको डेली स्टडी करना है, आपको हार्डवर्क को कंसिस्टेंट रखना है। एट द एंड हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पेज एंड इट पेज रियली गुड। एंड मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर विश करना चाहूँगा। एंड स्टे फोकस्ड एंड स्टडी हार्ड एंड स्मार्टली।